नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है परिसीमन और हिंदी के खिलाफ। इन दो मुद्दों पर उनका रुख बहुत आक्रामक है और एक माहौल वो पूरे उत्तर भारत के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को थोपने की साजिश रची जा रही है और दूसरा ये है कि परिसीमन करा करके दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या की नीति को प्रभावकारी ढंग से उसने लागू किया है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में और इस अंक में हम चर्चा करेंगे हिंदी विरोध की, जिसका कि एक पुराना इतिहास रहा है और इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध क्या है और क्यों है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले की बात कही गई है, जिसमें कि एक तो भारतीय भाषा जो हर प्रांत की अपनी एक भाषा है उसको पढ़ना है, उसके अलावा एक और भारतीय भाषा है तथा साथ ही अंग्रेजी है। इसमें कहीं भी हिंदी का जिक्र नहीं है, लेकिन स्टालिन का कहना है कि ये तीसरी भाषा जो है वो हिंदी को ही थोपने के लिए एक तरीका अपनाया गया है और इसी बहाने हिंदी तो थोपी ही जाएगी और साथ ही साथ संस्कृत भी थोपी जाएगी। तो एक उसको षड्यंत्र बताया जा रहा है और इस कारण से तमिलनाडु को परेशान किया जा रहा है। उसने ये भी कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो सर्व शिक्षा अभियान में उसको 2152 करोड़ रुपए मिलने थे, उसे केंद्र ने रोक रखा है, क्योंकि विधानसभा को कानून बना करके ये गारंटी देनी है कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और जिसमें ये भी शर्त है कि त्रिभाषा फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा। और साथ ही जो एक नया कानून बनाया गया 2003 में, जो राज्यों के ऋण लेने के बारे में है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, उसके तहत जो ऋण लेने का प्रावधान है और उसकी सीमा है, उसमें भी तमिलनाडु को परेशान किया जा रहा है उस कानून के तहत। तो यानी सीधा आरोप है कि उसको जो है भाषा नीति के तहत केंद्र जो है परेशान कर रहा है और हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है। अब ये थोड़ा समझ लें कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला का जन्म कब हुआ है। तो इसका जन्म तो बहुत पहले हो गया, 1948-49 में, जब राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था और उसने ही सिफारिश की थी कि 3 भाषा की पढ़ाई की जानी चाहिए। और फिर उसके बाद जब कोठारी आयोग बनाया गया 1960 के दशक में और जिसकी रिपोर्ट आई 1968 में, तो उसमें भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने इस पर गहन विमर्श किया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी बैठक के बाद वो रिपोर्ट लागू हुई और उसमें राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश को भी माना गया कि त्रिभाषा फॉर्मूला होना चाहिए। और उसमें ये साफ था कि उसमें एक तो हिंदी होगी, एक जो आधुनिक भारतीय भाषा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो, और एक अंग्रेजी है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो है वो हिंदी तो पढ़ेंगे ही, एक अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ेंगे और साथ ही अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। लेकिन जो अहिंदी भाषी राज्य हैं वो एक आधुनिक भारतीय भाषा और हिंदी और फिर अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। ये 1968 की जो कोठारी की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था, लेकिन वो तमिलनाडु सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया और उसका कहना है कि 2 भाषा का फॉर्मूला ही सही ढंग से जो है वो लागू नहीं हो पाया है। तो 3 भाषा की बात करना तो बिल्कुल बेमानी और व्यर्थ है। और तीसरी भाषा जो है वो स्थानीय भाषा को समाप्त भी करेगी और साथ ही साथ उसके लिए बहुत खर्च चाहिए, आधारभूत संरचना को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो ये सब जो है इतना आसान नहीं है। तो इस आधार पे उसका विरोध है कि ये जो है वो व्यवहारिक नहीं है और इसके पीछे को एक साजिश की बू आ रही है। 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था और उसके तहत जो पोजीशन पेपर ऑफ द नेशनल फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि बच्चे 3 भाषा से अधिक भी सीख सकते हैं। और ये नई शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई है कि ये जो है बहुभाषावाद, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे अपनाया गया है। तमिलनाडु का ये भी कहना है कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है और उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है और वो जीवित है, जो सबसे पुरानी के साथ साथ जीवित है। वैसे बहुत सारी पुरानी भाषाएं हैं, संस्कृत हैं, लेकिन वो अब प्रयोग में नहीं है। वो ईसा पूर्व 600 साल में ही आम जनता के बीच उसका प्रयोग समाप्त हो गया। ये ऐसी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, इजिप्शियन कॉप्टिक
जो बाद में उसकी जगह पर इजिप्शियन अरबिक आ गया, या फिर हिब्रू है, ग्रीक है, बास्क है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं पुरानी हैं लेकिन जीवित नहीं है। लेकिन उसका कहना है कि सबसे पुरानी जीवित भाषा जो है वो तमिल है, 5000 वर्ष पुरानी है, और उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 3 भाषा की बात करें तो वहाँ वो तमिल ले सकते हैं, क्लासिकल तमिल और अंग्रेजी लेकर के भी 3 भाषा को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो भी है उसका विरोध वो बहुत जोर शोर से कर रहा है। अब देख लें कि भारत आज़ाद हुआ तो फिर वो हमारे संविधान में क्या कोई प्रावधान है, लेकिन उसके पहले हम चर्चा कर लें 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जब जवाहरलाल नेहरू भारत का आज़ाद होने पे उन्होंने जो भाषण दिया था, और बहुत चर्चित भाषण है जिसको हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉन्ग ईयर्स बैक वी हैड ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ टाइम हैज़ कम टू रिडीम दैट प्लेज। वो भाषण अंग्रेजी में था। ये बड़ी अजीब बात है कि आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री का पहला भाषण जो होता है राष्ट्र के नाम, वो अंग्रेजी में होता है। और मुझे लगता है कि शायद समस्या की जड़ वही है, क्योंकि अगर वो पहला भाषण अंग्रेजी में नहीं हुआ होता तो शायद बहुत बड़ी समस्या जो है उसी समय हल हो गई होती, और एक संदेश उसके माध्यम से चला गया कि अंग्रेजी जो है वो भारत की भाषा बनी रहेगी। वैसे अंग्रेजों ने कोई और काम किया हो या न किया हो, एक हीन भावना तो हमारे अंदर हमेशा के लिए उन्होंने भर ही दी कि जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो न तो संस्कृत है, न सुशिक्षित है, न काबिल है, न विद्वान है, और उस हीन भावना से आज तक हम ग्रसित रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी में दिया गया नेहरू का भाषण जो है वो मूल पाप तो ओरिजिनल सिन है, जिसका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। जब संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसमें प्रावधान है अनुच्छेद 343 में, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी, लेकिन 15 साल के लिए उस पर रोक लगा दी गई कि 15 साल तक अंग्रेजी का व्यवहार चलता रहेगा और उसके बाद हिंदी लागू होगी। यानी जो कट ऑफ डेट्स को कह सकते हैं कि 15 साल बाद 26 जनवरी 1965 से हिंदी लागू होना था। तो इसीलिए जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आने लगी, दक्षिण भारत में एक माहौल बनने लगा कि हिंदी लागू हो जाएगी, तो फिर विरोध शुरू हो गया। और 1959 में अगस्त सितंबर में जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी भाषी राज्यों पर थोपी नहीं जाएगी, और इसके लिए 1963 में एक कानून भी संसद द्वारा बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, और उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन अंग्रेजी जो है एसोसिएट लैंग्वेज, सहायक भाषा के रूप में चलती रहेगी। 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू चले गए और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार बन गई, और जब 1965 का वो दिन आने वाला था जब से हिंदी राजभाषा होने वाली थी, हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि कानून तो बन गया था, तो 24 जनवरी 1964 को भारत सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया गया कि हिंदी में काम होगा, हिंदी राजभाषा का दर्जा लेगी, लेकिन अंग्रेजी में भी कामकाज चलता रहेगा, जैसा कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कहा गया है। और उसके लिए जो है सो विज्ञप्ति जारी की गई, अखबारों में ये खबर छप गई, और उसका तुरंत जो है सो बहुत बड़ा विरोध शुरू हो गया। और उसमें ये भी अफवाह उड़ाई गई कि कुछ परिपत्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं कि सारे काम हिंदी में होंगे, और कहा जाता है कि इस अफवाह को उड़ाने के पीछे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है, उस समय वो सरकार में वो पार्टी नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तमिलनाडु में, और मुख्यमंत्री थे वत्सलम। लेकिन इस तरह की अफवाह उड़ाई गई और उसके बाद विरोध शुरू हुआ। विरोध के बाद जो है सो हिंसा हो गई। 27 जनवरी को प्रदर्शन हुआ, पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक जो है वो घायल हो गया। चिदम्बरम में 2 डीएमके समर्थकों ने आत्मदाह कर लिया, और 1000 से अधिक जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री त्रिवेंद्रम गए और वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन पर सरकार जो है कायम है, अंग्रेजी चलती रहेगी, हिंदी थोपी नहीं जाएगी। लौटते वक्त बेंगलोर में कामराज के साथ हवाई अड्डे पर उनकी बैठक हुई, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे वत्सलम, उन्होंने भी ये मतलब एक संदेश दिया, ये इंप्रेशन दिया कि जो
डीएमके का आंदोलन है वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये और उग्र हो गया। 10 फरवरी को 19 लोग मारे गए, सेना बुलानी पड़ी, और फिर 11 फरवरी को 6 और लोग मारे गए प्रदर्शन के दरमियान। इस बीच लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में, मंत्रिमंडल में जो कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, उन्होंने मांग की कि जो जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया है उसको कानून बना करके लागू किया जाना चाहिए। और इसी विवाद के बीच जो है, जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए आकाशवाणी जाने को तैयार थे, गाड़ी लगी हुई थी, तो उनके जीवनीकार सीपी श्रीवास्तव ने लिखा है कि उसी समय सी सुब्रमण्यम का इस्तीफा उनको सौंपा गया, उनको दिखाया गया कि ये आ गया है, यानी स्थिति और भी जो है गंभीर हो गई। खैर, लाल बहादुर शास्त्री आकाशवाणी गए और राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का न्याय हिंदी भाषी के प्रति नहीं की जाएगी, अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो चलता रहेगा, और जो पत्राचार दो राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच होगा वो अगर हिंदी में होता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में जाएगा, और या नहीं तो फिर अंग्रेजी में जो है वो पत्राचार होगा। और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इतना बड़ा आंदोलन करने के पहले किसी तरह की बातचीत जो है सरकार के साथ नहीं की गई, तो इस पर उन्होंने दुख जताया, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि उसको थोपा नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर जो है सो ओवी अलागीसन जो कि राज्य मंत्री थे और तमिलनाडु से थे, उनका इस्तीफा भी जो है केंद्र सरकार से उन्होंने दे दिया और शास्त्री जी को इस्तीफा सौंप दिया गया। 16 फरवरी को कामराज के साथ शास्त्री की मुलाकात होती है और उन्होंने भी नए विधान का समर्थन किया। इसके बीच कांग्रेस कार्य समिति और जो है मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की गई, जिसमें कि राजभाषा कानून में संशोधन पर विचार किया गया, और उसकी रिपोर्ट जो है लाल बहादुर शास्त्री संसद को दी। संसद ने जो शास्त्री जी के विचार थे उसको स्वीकार भी कर लिया गया। उसके बाद जो है ये तय हो गया कि हिंदी राजभाषा रहेगी, अंग्रेजी जो है एसोसिएट लैंग्वेज सहायक भाषा के रूप में चलती रहेगी। और 1966 में बाद में वो संशोधन भी हो गया कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। थोड़ा सा इसको ये जान लें कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज़ादी के समय या उस समय ये बात आई थी, बहुत पहले से इसको लेकर के बात चल रही थी, लेकिन पूरे देश में एक माहौल था कि अगर पूरे देश के लिए कोई भाषा हो सकती है तो हिंदी ही होगी। बंगाल जो सबसे उन्नत राज्य था और जहाँ बहुत बड़े बुद्धिजीवी वैज्ञानिक सब पैदा हुए, भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही हुआ करती थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, द्विजेंद्र लाल राय जैसे बड़े बड़े लेखकों ने भी कहा कि अगर भारत की कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तो हिंदी ही होगी। तो दूसरे प्रांतों में भी हिंदी के प्रति समर्थन था। आप देख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती खुद हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। गुजरात में तो अधिकतर लोग, लल्लू लाल, खुद महात्मा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी तो सबसे बड़े समर्थक थे हिंदी के। और जब दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए और वहाँ उनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई, और उस समय सत्या प्रकाश लिख रहे थे, तो केशव चंद्र सेन ने ही कहा कि आप हिंदी में लिखिए, तब आप ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच पाएंगे। दिनकर ने कई लेख ऐसे लिखे हैं जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मलयालम, जो केरल में, उन भाषाओं के भी जो वहाँ के जो कवि थे उन्होंने हिंदी में काफ़ी कुछ लिखा। और जो भक्ति का आंदोलन चला है उसके बारे में तो कहा ही जाता है कि भक्ति तरावड़े उपजी लाए रामानंद। तो जो बड़े बड़े संत हुए थे, चाहे वो शंकराचार्य हों, मध्वाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, निम्बार्क हों, वे सब के सब आप जानते हैं दक्षिण भारत के थे, लेकिन उनके उपदेशों की लहर पूरे देश में गई। और चूँकि राम और कृष्ण उनके उपास्य देवता थे, इसलिए उन लोगों ने भी हिंदी सीखने का काम किया, और काफ़ी वहाँ के लोग बनारस और अन्य भी जो तीर्थ स्थल थे उत्तर भारत में वहाँ आ गए। तो ऐसा कोई विरोध नहीं था। बहुत सारे मराठी के लेखक उन्होंने हिंदी में लिखने का काम किया, गुजराती के लेखकों ने, और दक्षिण भारत के लेखकों ने भी लिखने का काम किया। तमिलनाडु के ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का काम वहाँ उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था। औरंगजेब के समय तक
भाषा को लेकर के कोई विवाद नहीं था और औरंगजेब भले ही धर्मांध रहा हो, धर्म के मामले में कट्टर माना जाता हो, लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है तो उसमें औरंगजेब उदार था और भारतीय भाषा का समर्थन करता था। बल्कि अपने बेटे आजम को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और वो चाहता था कि आजम जो है वो हिंदी सीखे, और इसके लिए उसने मिर्ज़ा खान फखरुद्दीन मोहम्मद को नियुक्त किया था कि उसको पढ़ाए, क्योंकि वे जो थे मिर्ज़ा खान वो फारसी और हिंदी दोनों के जानकार थे और तहफ़्फ़ुल हिंद नाम का उन्होंने पहला शब्दकोश लिखा था हिंदी फारसी का, और वो जो थे वो शिक्षा देते थे आज़म को। औरंगज़ेब की जो बेटी थी शाहज़ादी ज़ेबुन्निसा बेगम, वो हिंदी की एक अच्छी कवयित्री थी और उसकी दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि ज़ेबुन्निसा जहान में दुख्तर आलमगीर, नैन विलास विलास में खास करी तहरीर। औरंगज़ेब के बेटे ने आम के दोने किस्म निकाले थे और औरंगज़ेब से पूछा था कि इसका आप नाम दीजिए, तो उन्होंने नाम रखा था सदाफल, सुधाफल और रसना विलास। तो उस समय तक कोई मतलब इस तरह का भेदभाव नहीं उन्होंने किया। भाषा के मामले में उदारता थी औरंगज़ेब में। और कई ऐसे मुस्लिम कवि हुए हैं, आप जानते हैं, कुतुबन हैं, उस्मान हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना हैं, रस खान हैं। इन सबों ने जो है सो भक्ति के काव्य लिखे हैं, प्रेम के काव्य लिखे हैं। इनके अलावा भी अनीस हैं, अहमद हैं, कमाल हैं, ताज हैं, तानसेन हैं, नवाज़ फ़खरुद्दीन, आलम शेख, मुबारक रसलीन और दिनकर ने तो लिखा है कि अगर इन सब के साहित्य को अगर हिंदी से बाहर कर दें तो हिंदी का साहित्य ही श्रीहीन हो जाएगा। तो एक हम देखते हैं पुराना इतिहास है और उसको लेके विवाद बाद में अंग्रेज जब आए, वो भी एक लंबी कहानी है कि फोर्ट विलियम में जब उसका काम शुरू हुआ फिर उसको हिंदी और उर्दू में बांटा गया, जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदी को लेकर के बहुत विवाद नहीं था, विवाद बाद में आया। इसको सांप्रदायिक रूप भी देने की कोशिश की गई, हिंदी और उर्दू के बीच भी टकराव हुआ, फिर दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनके खिलाफ खड़ा किया गया। लेकिन बार बार ये बातें साफ की गई कि हिंदी का टकराव किसी के साथ नहीं है, कोई उसकी प्रतिद्वंदिता नहीं है। अगर कोई प्रतिद्वंदिता उसकी है तो वो जो है सो केवल अंग्रेजी के साथ है। और महात्मा गांधी और विनोबा भावे का एक प्रकरण बता करके हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने 1921 के यंग इंडिया के अंक में लिखा था कि दो बड़े विचारक थे भारत में, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोनों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम अंग्रेजी और बांग्ला और अंग्रेजी और मराठी को बनाई। यानी राजा राम मोहन राय ने बांग्ला और अंग्रेजी को माध्यम बनाया और तिलक जी महाराज ने जो है सो अंग्रेजी और मराठी को बनाया। राजा राम मोहन राय थे तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हर्स्ट, उनको प्रतिवेदन भी दिया था कि अंग्रेजी की शिक्षा लागू की जानी चाहिए। गांधी जी ने उसमें लिखा कि अगर उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया होता तो तिलक और राजा राम मोहन राय दोनों का प्रभाव पूरे देश में होता। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए वे राजा राम मोहन राय बंगाल में और तिलक जी महाराज जो हैं वो महाराष्ट्र में सिमट करके रह गए। उस समय टैगोर पश्चिम की यात्रा पर थे, लाइप्ज़िग में उनको यंग इंडिया का वो अंक डाक से मिला और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो बहुत विचलित हुए। वे राजा राम मोहन राय की आलोचना को सहन नहीं कर पाए। टैगोर ने C.F. एंड्रूज को पत्र लिखा कि मैं गांधी के इन विचारों का विरोध करूंगा। C.F. एंड्रूज ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे टैगोर का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे आपके विचारों का विरोध करेंगे। और इसके बाद ही गांधी जी का वो चर्चित वक्तव्य आया था, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे, खिड़कियां खुली रहें और हवाएं चारों ओर से आए, लेकिन वे इतने तेज न हो कि हमारे पाँव ही उखड़ जाएं। और विनोबा भावे जब आज़ादी के बाद पवनार में स्वाधीनता दिवस बनाया गया तो उन्होंने यूनियन जैक को हटा करके तिरंगा लगा दिया और फहरा दिया। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि अब जरा एक बार तिरंगा को हटाओ और जो है सो यूनियन जैक लगा दो। तो वहाँ लोग हतप्रभ रह गए कि क्या बात विनोबा कर रहे हैं। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने सालों तक यूनियन जैक को बर्दाश्त करते रहे और आज एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो आज फिर दूसरी भाषा को भी बर्दाश्त नहीं करोगे, अंग्रेजी को भी बर्दाश्त नहीं करोगे, फिर हमारी अपनी भाषा होगी। तो इस तरह से जो गैर हिंदी भाषी थे उन्होंने भी पुरजोर समर्थन किया था हिंदी का। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको कृपया आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।